हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन द लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस और उसके एग्जांपल्स। और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसका करते हैं डिकम्पोजिशन, सो द process of chemical decomposition by the passage of electric current is called as electrolysis. The process of chemical decomposition, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप लीजिए, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दीजिए और उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए आफ्टर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस ऑफ केमिकल decomposition, the process of chemical decomposition of an electrolyte by the passage of electric current। तो इससे बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बेसिक सा डेफिनेशन है। अब अपन समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है वहाँ पे मोल्टन NaCl का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो मतलब क्या है, आपने नमक लेना और उसको हीट करना है। तो हीट करने के बाद जो उसका फेज आएगा वो हो जाएगा मोल्टन। ठीक है। तो NaCl जो है वो पहली बार तो ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस आयन एंड Cl माइनस। अब ये जो Na प्लस है इसको हम लोग कैटायन बोलेंगे बिकॉज इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl माइनस इज द नेगेटिवली चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड एज एन आयन। तो आपको ये पता होगा कि जो C है वो C के पास जाता है और जो A है वो A के पास जाता है। तो ये जो पहला C है इसका मतलब होता है कैटायन, और जो दूसरा वाला C है उसका मतलब होता है कैथोड। और जो पहला वाला A है लेफ्ट साइड वाला, दैट इज कॉल्ड एज एन आयन। राइट साइड वाले ए को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। और हमको पता है एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है। और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। ये जस्ट फंडामेंटल है। नाउ NaCl ब्रेक डाउन होकर Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। तो अभी जो होगा Na प्लस जो है ये मूव करेगा कहाँ पे, एज द कैथोड, और वहाँ पे हो जाएगा इसका रिडक्शन। और Cl माइनस कहाँ जाएगा, एज एनोड पे जाएगा और वहाँ पे अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमको जो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन NaCl का, तो जो रिएक्शन मिलेगा वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। रिएक्शन एट एनोड दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो 2Cl माइनस विल गिव यू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो आपका रिएक्शन एट कैथोड होगा, हमको पता है कैथोड की रिडक्शन होती है। सो रिएक्शन एट कैथोड दैट इज रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। तो ये जो Na प्लस है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका गेन करने के लिए 2 Na लगेगा। तो 2Na plus will take the 2 electron which is getting released from the chlorine and it will form the 2Na solid। तो ये इसका रिएक्शन है एनोड का और कैथोड का। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अभी इसी में अगर किसी ने ऐड कर दिया वाटर, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। ठीक है। मतलब आप नमक ले लो, पानी ले लो और उसके अंदर दो इनर्ट इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो। तो अगला जो एग्जांपल अपने को समझना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है आपने वाटर भी ऐड कर दिया, यू हैव एडेड द वाटर आल्सो। तो अभी होगा क्या यहाँ पे, अब Na प्लस और Cl माइनस के अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, दैट इज द
वाटर, तो वाटर जो है वो दोनों में जाने का कोशिश करेगा, Na+ के साथ में भी जाएगा रेस में, और Cl- के साथ में भी जाएगा। तो जिसका वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जिस हिसाब से ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, उसके हिसाब से उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया एक्वियस NaCl का। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, तो यहाँ पे जो हमको रिएक्शंस मिलेंगी, जो भी स्पीसीज मिलने वाला है वो मिलेगा, एक Na+ मिलेगा एंड Cl- मिलेगा एंड वाटर। ठीक है। तो कोई कोई वाटर को ब्रेक डाउन करके H+ और OH- भी बनाता है, तो हम लोग इसको एज ए वाटर ही लेंगे। तो अब जो कैटायन यहाँ पे बन रहा है वो Na+ है, तो Na+ के साथ में वाटर भी रेस में जाएगा कि भाई चलो रिडक्शन पॉसिबल है क्या मेरा, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का कंसेप्ट लगता है। सो पॉसिबल जो कैथोड का हाफ रिएक्शन हो जाएगा वो मैं लिखता हूँ, द पॉसिबल। अब दोनों तो नहीं जाएगा, खाली एक ही जाएगा, कौन सा जाएगा वो बाद में बताऊंगा मैं। पॉसिबल कैथोड हाफ रिएक्शन, तो Na+ takes 1 electron and forms Na solid। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका वाटर है, इसको मैं लिखता हूँ 2H2O, इट विल टेक द 2 इलेक्ट्रॉन, और वो ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस और OH- एंड OH-, दैट इज 2OH-। अच्छा, ये जो है Na+, ये E0 सेल इसका जो होता है वो था -2.71 वोल्ट। ठीक है। और जो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज -0.83 वोल्ट। अब ये अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपका 298 केल्विन का टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन जो भी मेंशन्ड है, तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर ऐसा दिया है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, वाटर जो होता है वो रिडक्शन में जाना प्रेफर करता है, और हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज करता है। बात समझ में आ रही है? अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट इट हियर, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन वाटर H2O is to be reduced। ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, इन प्रेफरेंस टू Na+, इन प्रेफरेंस टू Na+। ठीक है। नाउ अब आप पॉसिबल एनोड का रिएक्शन लिख दिए थे, सॉरी कैथोड का लिख दिए थे, अब पॉसिबल हम लोग एनोड का लिखते हैं। सो द पॉसिबल एनोड हाफ रिएक्शन। अब वाटर जो है वो दोनों जगह रेस में जाने वाला है, मतलब वो एनोड पे भी जाएगा, एनायन रहेगा तो वहाँ पे जाएगा एनोड के साथ में, और कैटायन रहेगा तो कैथोड पे जाएगा। तो Na+ के साथ में भी वो रेस में जाता है, और आपका जो Cl- है उसके साथ में भी रेस में जाता है। तो 2Cl- गिव यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ वाटर विल गिव यू O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। अभी जो है ये इसका आपका दिस योर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ पे जो आपको अपने को मिल रहा है, तो ये जो है E0 वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है, दिस इज द -1.36 वोल्ट, और वाटर का जो है -1.23 वोल्ट है। ठीक है, ये मेंशन होता है। अब अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन वाटर इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू द Cl-। मतलब इसके ऊपर वाले में कैसे था भाई, वाटर का ही रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे वाटर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Na+ और Cl- एज अ स्पेक्टेटर आयन है क्या, ऐसा नहीं है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से वेरी कर जाता है। अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है Cl- की बढ़ते चली जा रही है, तो भाई वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है। तो वो जरा लिखता हूँ मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। सी, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन
H2O is to be oxidized, to be oxidized over Cl माइनस। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का बढ़ेगा ना, तो क्लोरीन एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब वो डाइल्यूट रहेगा तो ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ये भी मैं लिख देता हूँ। बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोड potential depends upon concentration. So when Cl minus का concentration is less, तो भाई आपका वाटर जाएगा। बट आइडियली क्या होता है, हम लोग Cl का concentration यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो Cl का concentration बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू गेट Cl minus will be getting oxidized into Cl2। तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो Cl2 एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एज अ प्रोडक्ट वी आर गेटिंग। बट इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑक्सीजन इज ऑप्टेंड एज अ प्रोडक्ट, ये आप दिमाग में रखना। बट इन डाइल्यूट सोल्यूशन O2 इज ऑप्टेंड। तो कॉन्सेंट्रेशन Cl का बढ़ेगा तो Cl2 मिलेगा, डाइल्यूट रहेगा तो ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी होता है क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोग है ना वेरी डाइल्यूट NaCl का सोल्यूशन लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है Cl माइनस का वो नेगेटिव रहता है। तो वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड ओवर द Cl माइनस। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे जैसे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन आप उसमें बढ़ाते जाओगे, नमक और उसमें ऐड करते जाओगे, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो द प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन से चेंज होकर क्लोरीन बन जाता है। दिमाग में फिट कर लीजिए। जैसे आपने पानी स्टार्टिंग में ऐड किया था तो उसके अंदर जो है आपने इसका Cl का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर की मात्रा जो ज़्यादा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन NaCl का कम है, तो वहाँ पे H2O का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन आप जैसे जैसे नमक का मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से उसका ऑक्सीडेशन भी बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन डाइल्यूट कंडीशन में मिलेगा और क्लोरीन जो है कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में मिलेगा। ये आई होप सबको बात समझ में आ जा रही है। तो फाइनली जो अपन यहाँ पे लिखेंगे, द हाफ रिएक्शन, द हाफ रिएक्शन एंड cell reaction for electrolysis or lysis, you can call it, of aqueous NaCl to Cl minus and then OH minus ion। देखिए Cl माइनस का तो हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब OH माइनस आयन जो है ना, ये एज स्पेक्टेटर आयन बचा रहता है। ठीक है। और आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं, Na प्लस, Na प्लस जो है आपका कैथोड पे एज स्पेक्टेटर आयन उधर रहता है। तो वो Na प्लस आयन और ये आपका OH माइनस आयन कंबाइन करके NaOH फॉर्म करके दे देगा। तो फाइनली जो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन ओवरऑल क्या हो जाएगा? इट विल बी द बेसिक। बेसिक, और यहाँ पे जो इवोल्यूशन होता है किसका होता है? क्लोरीन गैस रिलीज होता है। बात समझ में आ रही है? देयर इज इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस कॉन्सेंट्रेशन जब कम रहेगी तो रिलीज होता है। ठीक है। तो आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस एंड देन आपका कैथोड के ऊपर ये कैथोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। और फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका? बेसिक, दैट इज NaOH। आई होप ये समझ में आया होगा। कॉन्सेंट्रेशन वेरी करोगे तो ऑक्सीजन से प्रोडक्ट Cl2 बन जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन ही रहेगा जब उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किसका किया था? NaCl का किया था। अभी देखो इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे मैटर करता है कि आपका इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव है कि नहीं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं,
इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे कि ये CHAPA छापा, इसमें 5 इलेक्ट्रोड है। C फॉर कॉपर, H फॉर Hg, A फॉर Ag, P फॉर प्लाटिनम, A फॉर Au गोल्ड। तो ये सब के सब जो होते हैं एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसके अलावा ग्रेफाइट भी ले सकते हो, प्लाटिनम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using inert electrode like platinum। मतलब इलेक्ट्रोड का आयन पिक्चर में नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। अब अगर यहाँ पर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जैसे कॉपर लेंगे, तो वो अगला केस हम लोग वही बनाएंगे, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी क्या होता है, कॉपर सल्फेट है तो वही चीज़ हो जाएगी, कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाता है Cu+ में, और पानी SO4-2 एंड वाटर। तो अब ये दोनों भाई लोग जो हैं वो कहाँ मूव करेंगे, कैथोड पे जाएंगे और रेस लगाएंगे, किसका रिडक्शन होगा। और ये SO4- और वाटर जो है ये मूव करेंगे एनोड के पास, और वहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हो जाता है। ठीक है, तो वो जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिसाइड कर देगा। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पे एट अ कैथोड, सो कैथोड पे क्या हो जाएगा, यू हैव अ Cu2+ आयन प्लस 2 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू Cu। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। और जो वाटर है H2O+2 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू H2+OH- आयन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आता है -0.83 वोल्ट। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23, रट्टा मार। अच्छा, अब एट कैथोड जो है रिडक्शन ऑफ कॉपर विल बी प्रीफर्ड ओवर द रिडक्शन ऑफ वाटर एज इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो कॉपर भाई क्या हो गया, रिडक्शन में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, बिकॉज ऑफ इट्स मोर दिस हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसी प्रकार क्या होगा, आपने क्या करना है, एनोड की बात करनी है। तो एनोड पे क्या है, दो चीज़ें, SO4-N, तो वहाँ पे भी आपको देखना है। तो एनोड पे आ जाइए। अब एनोड पे जो है SO4- मूव करेगा, SO4 2-, और ये आपको फॉर्म करके देता है H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 कर देंगे। तो इसके लिए जो E0 का वैल्यू दिया जाता है वो दिया था -1.96 वोल्ट। और ये 2H2O, O2+4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो E0 का वैल्यू मिलता है वो आता है -1.23 वोल्ट। तो एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है एट एनोड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है वो प्रीफर किया जाएगा, वो प्रीफर किया जाएगा ओवर द दिस, क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन लिख देंगे हम लोग। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस तो बचा क्या आपके पास, ये वाला रिएक्शन है ना, 4H+ है। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो, उसके अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है। तो पीएच क्या हो जाएगा भाई, <7, तो सोल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। सोल्यूशन विल बी एसिडिक, विल बी एसिडिक, दैट इज पीएच वो <7 हो जाएगा। जब आप किसका बात करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी इसी के अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, कॉपर इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दूंगा। तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दूंगा और सेम कॉपर सल्फेट ही रखूंगा और एक्वियस मीडियम रखूंगा, तो यहाँ पे कॉपर का भी रोल आ जाएगा, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देखेंगे। तो जरा वो केस भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using copper electrode, using copper electrode।
ठीक है। तो एट कैथोड रिडक्शन होता है, तो आपने क्या किया, कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों जगह लगा दिया, मतलब ऑक्सीडेशन पे भी कॉपर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और रिडक्शन पे भी हो सकता है। तो रिडक्शन पे जो है आपको Cu+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपने अभी लिखा था 0.34 वोल्ट। और वाटर फिर से आ जाएगा, इसका 0.-0.83 है रिडक्शन पोटेंशियल, H2+2OH ई नॉट, रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 वोल्ट। सो एट कैथोड जो है कॉपर विल बी प्रेफर्ड ओवर द रिडक्शन ऑफ वाटर एज इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो रिडक्शन किसका होना है भाई, ऊपर वाले कॉपर का हो गया। तो चलो यहाँ फाइनलाइज है। अब एनोड पे आ जाओ। अब एनोड का जो रिएक्शन है, अब एनोड की जो रिएक्शन है, तो वहाँ पे तो SO4 2- इज गोइंग टू गिव यू S2O8 2- +2 इलेक्ट्रॉन, then you got a water, it is going to give you O2+2H +4 इलेक्ट्रॉन, और आपका कॉपर मेटल है, ये भी आ जाएगा। सो U+2 अभी सबका मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है यहाँ पे आ जाएगा -1.96, इसका जो है -1.23 है वाटर का, और कॉपर का जो है, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, 0.34 था ना, तो ये माइनस में हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। अब यहाँ पे तीन लोग भाई रेस में हैं, तो जीतेगा कौन। तो ऑक्सीडेशन जो होता है, कॉपर सॉलिड इज प्रीफर्ड ओवर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड द सल्फेट आयन। ठीक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर एंड सल्फेट। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वही तो जाएगा। तो ये रिएक्शन प्रेफर्ड किया जाएगा कॉपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सोल्यूशन में कोई भी पीएच का चेंजेस तो नहीं आने वाला है, पीएच जो आपने स्टार्टिंग में मेंटेन किया तो वो वही रहेगा। इसके पहले जो हो रहा था, आपका पीएच चेंज हो जा रहा था, तो सोल्यूशन वाज बिकमिंग एसिडिक व्हेन यू हैड टेकन द कॉपर सल्फेट एंड देन इनर्ट इलेक्ट्रोड। बट जब आपने कॉपर इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिया और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो उसमें पीएच चेंज नहीं हो रहा है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। आई होप बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारे को मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये जरा फटाफट देख लेते, देन हम लोग जाएंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। सी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो H2SO4 को ब्रेक डाउन करो, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा, वही H+ एंड देन वाटर आ जाएगा। एट कैथोड 2H++2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H2 गैस, और अपने को पता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, SH का 0 वोल्ट होता है, और H2SO वाटर का तो लिखा ही है आपने, -0.83 होता है। 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन गिव यू H2+2OH-, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -8.3 वोल्ट। ठीक है। अब देखो, डाइल्यूट है ना ये, तो ड्यू टू द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ H+ आयन, इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो देयरफॉर ऊपर का रिएक्शन हट गया ना भाई, ये तो चांस ही नहीं बन रहा ऊपर वाला, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है H+ का बहुत ही कम है, तो वो हाइड्रोजन गैस बना ही नहीं सकता है। तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है। अब एनोड पे आ जाइए। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो आपके पास SO4 2- इज गोइंग टू गिव यू S2O8 2- +2 इलेक्ट्रॉन, और इसका हो जाएगा E0 का वैल्यू -1.96 वोल्ट है। और वाटर जो है 2H2O, दिस इज गोइंग टू गिव यू O2+2H++4 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने देखा था, -1.96
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23 वोल्ट। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, oxidation of water is going to be preferred over the oxidation of sulfur because the standard oxidation potential is more simple है। ठीक है, तो आपने इसका ऑक्सीडेशन कर देना। ठीक है। अच्छा, जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन, मतलब ऊपर वाला रिएक्शन प्रीफर करेंगे हम लोग, ये वाला, जब क्या रहेगा, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। अच्छा, और एनोड पे क्या जाएगा, एनोड पे जो है वही दोनों रिएक्शन जाएगी, SO4- और ये, तो यहाँ पे किसका रिएक्शन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है, बिकॉज ऊपर तो H प्लस का हो जाएगा, आई विल जस्ट राइट इट हियर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो वो हाइड्रोजन गैस आपको आसानी से बना के दे सकता है। तो रिडक्शन इसका हो गया प्रीफर, वाटर यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। जब आप बात करते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में किसका आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सल्फेट का जाता है। SO4- 2 is going to give you per sulfate ion S2O8- 2 plus 2 electron, and then water 2H2O is going to give you O2 plus 2H plus 4 इलेक्ट्रॉन। इसका जो भी आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा है, दैट इज इक्वल्स टू -1.23 वोल्ट, और इसका जो है वो -1.96 वोल्ट है, इसका सल्फेट का ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो एनोड पे जो है फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सीजन आपका ये होगा, पर सल्फेट आयन होगा S2O8। तो ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड में जाएगी, और डाइल्यूट रहेगा तो वाटर दोनों केस में जाता है। ये दिमाग में आप फिट करके रख लीजिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वेरी वेरी फेवरेट। 100% आने के चांसेस है इसके एंट्रेंस में, हर साल लगभग पूछा ही जाता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताया, इसके दो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसने क्या बोला कि कितना सब्सटेंस है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है। Now, it is directly proportional to the amount of charge passed through the solution. So, W मतलब amount of substance deposited at any electrode is directly proportional to the Q, where W is the amount of substance deposited and Q is the charge in the coulomb. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो वहाँ पे हम लोग लेके आएंगे Z, so W is equal to Z Q, where Z is the electrochemical equivalent. Z is the electrochemical equivalent, electrochemical equivalent। ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज जो है वो 1 कूलम हो जाता है, 1 कूलम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ोगे हाथ में, तो उसके अंदर जो भी चार्ज आता है वो कितना होता है, 1 फैराडे। दैट इज इक्वल टू रफली 96,500 कूलम। 1 फैराडे दैट इज अ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 मोल ऑफ कुछ भी लेते हो ना, यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है तो मैंने ये मिलता है। अच्छा, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, चार्ज क्या होता है भाई, आई इंटू टी होता है, करंट इंटू टाइम। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड आई टी। डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी। सो 1 फैराडे इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट और डिपॉजिट, मतलब आपको अगर कोई पूछ ले 1 कूलम विल लिबरेट हाउ मच ऑफ सब्सटेंस, तो 1 कूलम जो होता है वो बोलते हैं ना, जो भी उसका इक्विवेलेंट रहेगा,
तो दैट डिवाइडेड बाय 96,500, ठीक है। तो 1 कूलम will liberate E upon 96,500 gram. Because if E is the equivalent weight, then E is the gram. E gram will be liberated by the 96,000 Faraday. अपना कूलम बात समझ में आ रही है? अगर E is the equivalent weight, then E gram of substance will be liberated by the passage of 96,500 कूलम। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है W अपॉन E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ फैराडे। W अपॉन E और IT अपॉन 96,500 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ फैराडे। ओके, तो ये तो बात होगी फैराडे की फर्स्ट लॉ की। अब सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी इसने क्या बोला, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करते हो थ्रू द टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन द सीरीज, देन जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ना वो उसके इक्विवेलेंट वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द स्टेटमेंट इज लाइक व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through different electrolyte solution। मतलब आप एक कॉपर सल्फेट ले लो और एक आप ZnSO4 ले लो, कॉप कनेक्ट पास टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट solution connected in series, connected in series, then the weight of substance deposited, then the weight of substance deposited at electrode is the ratio of their equivalent weight, or in the ratio of their equivalent weight। So W1 upon W2 is equals to E1 अपॉन E2। तो ये आपका जो है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज का फार्मूला। तो ये जो था लेक्चर नंबर 5, ये टोटली था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रोलिसिस किसको बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज द फर्स्ट एंड द सेकंड। तो अभी लेक्चर नंबर 6 में जो है हम लोग फैराडे का ऊपर जो है जो भी एप्लीकेशन है वो सॉल्व करने का और समझने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।